हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। मुझे लगता है और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आप लोग पहली बार देने जा रहे हैं। बहुत उत्सुकता है मन में और बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। आपके अभ्यास में सहयोग देने हेतु मैं व्याकरण के कुछ तथ्य आप लोगों के सामने लाई हूँ, जो आपकी परीक्षा में बहुत सहयोगी होगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, नहीं समझ आएगा, अवश्य पूछिएगा। आज का हमारा विषय वस्तु क्या है? अलंकार। आज हम लोग शुरुआत करते हैं व्याकरण के अलंकार से। तो आइए हम लोग देखते हैं अलंकार में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अलंकार क्या है, कैसे है, कितने तथ्य हमारे लिए आवश्यक हैं और कितने आवश्यक नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या नहीं है। तो अलंकार के आधार पर हम लोग पहले क्या जानेंगे, अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण या गहना और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस प्रकार नारियों की शोभा आभूषण से होती है, ठीक उसी भांति काव्य की शोभा अलंकार से होती है। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर और चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ध्यान रहे, अलंकार के भेद दो, नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। ध्यान रहे, हमारे इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में शब्दालंकार से कोई प्रश्न नहीं आएगा। यानी शब्दालंकार हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है, वो आपके सामान्य ज्ञान के लिए है, विशेष जानकारी के लिए है, लेकिन आपके परीक्षोपयोगी क्या होंगे? केवल अर्थालंकार। तो ध्यान रहे, हमें पढ़ना क्या है? अर्थालंकार के भेद जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं। आगे देखेंगे अर्थालंकार किसे कहते हैं, यानी अर्थालंकार का अर्थ क्या है। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके आधार पर आधारित हो जाता है तब अर्था अलंकार होता है। या यूं कहें कि जब काव्य में अर्थों के आधार पर चमत्कार दिखाई देता है, अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। वैसे तो अर्थालंकार के और भी भेद हैं, भेदों की संख्या अधिक है, लेकिन हमें जिन भेदों को पढ़ना है जो हमारे लिए, आपके लिए, कक्षा 10 के लिए परीक्षोपयोगी है, वो क्या है? वो भेद आपके सामने इस प्रकार है। पहला क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। रूपक अलंकार, इसकी भी परिभाषा और इसके भेद जानेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी भी परिभाषा और इसके उदाहरण जानेंगे। मानवीकरण अलंकार, इसकी भी परिभाषा और इसके क्या जानेंगे? एग्जाम्पल यानी उदाहरण जानेंगे। ध्यान रहे, आपके अलंकार से इन चारों परिभाषाओं में से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार की परिभाषाओं में से कोई एक परिभाषा आपके परीक्षा में अवश्य आएगी। आवश्यक क्या है? आप इन चारों अलंकारों की परिभाषाओं को याद करेंगे। 1 नंबर के प्रश्न के लिए ये परिभाषा 1 नंबर की अवश्य आएगी
और उसके बाद एक एक एग्जाम्पल हर अलंकार के आधार पर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ सकता है कि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। 1 नंबर का प्रश्न है, याद ही कितना करना है। इतनी बार प्रैक्टिस कराया जा चुका है कि आप लोगों को कंठस्थ होगा। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमें अलंकार में कहीं कहीं समस्या आ रही है, वो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और कंठस्थ यानी याद करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा है। उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना। जहां, तो ये आप यहां तक लिखें या न लिखें, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहां रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। या यूं कहें कि जब किसी सामान्य व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। सामान्य व्यक्ति वस्तु की तुलना विशेष व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां अलंकार कौन सा होगा, उपमा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। चारों अंगों के नाम इस प्रकार से हैं, उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। अब उपमेय को जानेंगे, हालांकि ये आपकी परीक्षा में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमान। समान गुण या विशेष जो कविता में आता है उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या है, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस। जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस आदि शब्दों से हम जान लेते हैं कि ये क्या है, उपमा अलंकार है, इसे वाचक शब्द कहते हैं। समझ आई आपको बात, क्या है कि जैसे हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से इसको क्या सीखा है कि जिन काव्य पंक्तियों में सा, सी, से, सम, सरिस, ज्यों, जैसे, तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग काव्य पंक्तियों में दिखाई दे, वहां अलंकार कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आई होगी। आपको उपमा अलंकार में क्या क्या याद रखना है, पहले तो आपको याद रखना है परिभाषा। परिभाषा आवश्यक है क्योंकि 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो आपको लिखना होगा कि जब किसी सामान्य व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां अलंकार क्या होगा, उपमा। या जहां उपमेय में उपमान की समानता दिखाई दे, वहां अलंकार क्या होगा, उपमा। और बाकी चीजें उदाहरण में आपके पास अनेकों उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में से जो आपको सबसे इजी लगे उसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, क्या लिख दिया, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। आई थिंक आपको हमारी बात समझ आई होगी। सरिस शब्द आ गया, कुछ नहीं देखना, अलंकार कौन सा हो जाएगा, उपमा। आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण अनेक आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी, शायद इन अलंकारों में से कोई न कोई आपकी परीक्षा में आए। कर कमल सा कोमल है, कर का आशय क्या हो गया, हाथ, कमल फूल, सा मतलब जैसा, तुलना कर दिया, कोमल है, कोमल मतलब मुलायम। ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में कर उपमेय है और कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और सा क्या है, वाचक शब्द है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ये सब आपको बेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि दिए गए पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है, आप डैश के साथ सा को देखोगे और आप अलंकार क्या लिख देंगे, आपका अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। आई थिंक आपको हमारी बात समझ आई होगी।
दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। क्या है? नील गगन सा, सेम उदाहरण आपके सामने है, यहाँ सा लगा हुआ है, शांत हृदय था सो रहा। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय उपमेय है, नील गगन उपमान है, शांत साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। कैसे पहचानना है? ट्रिक क्या है? सा, सी, से, सम, सरिस, जैसे, तुल्य आदि शब्द आपको काव्य पंक्तियों में दिखे, अलंकार क्या होगा? उपमा। आई थिंक समझ आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ शब्द क्या आ गया? सरिस। हमें और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये एक्सप्लेन भी परीक्षा में नहीं करना होगा क्यों है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस कारण उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है एवं सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी योजक चिन्ह रहेगा, हाय फूल सी कोमल बच्ची। ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्ची को फूल की तरह कोमल बताया जा रहा है। इस उदाहरण में बच्ची क्या है? उपमेय है, फूल क्या है? उपमान है, कोमल क्या है? साधारण धर्म है और सी क्या है? वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? ये उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। आगे हम लोग इतने उदाहरण के बाद हम आगे आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कराएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक हमारा क्या है? रूपक अलंकार। रूपक में ही इसका आशय छिपा है। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता को दर्शाया जाता है, उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाया जाता है, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, यानी किसी वस्तु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वस्तु को सेम एज इट इज क्या कर ली जाती है? मान ली जाती है कि यह वही चीज है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, उदाहरण क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में तुलना नहीं किया गया है। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? चंद्रमा ही खेलने के लिए चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें चंद्रमा के समान कोई खिलौना चाहिए ना, क्या कहा? डायरेक्ट एज इट इज जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं वो हमें खेलने के लिए चाहिए। तो आपका उदाहरण क्या है? समानता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही क्या बता दिया गया? उपमान। चंद्रमा को ही क्या बता दिया गया? उपमान। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। और दूसरा चीज आप ट्रिक ध्यान देंगे, जैसे पहले उपमा अलंकार में मैंने आप लोगों को बताया कि सासी से सरिस जिन शब्दों में आए, जिन काव्य पंक्तियों में आए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। उसी तरह जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे, यानी अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं डैश, इन इंग्लिश डैश, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। जब आपको काव्य पंक्तियों में भेद करने नहीं आ रहा है कि यह रूपक है, यह उपमा है, यह उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्त है, कंफ्यूजन हो रहा हो, ऐसी स्थितियों में आप शब्दों को ध्यान से पढ़ें और क्या सर्च करें? योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में, सासी से के बीच में नहीं। दोनों शब्द एक समान नहीं होने चाहिए। जैसे कहीं जैसे जैसे आ गया तो वो नहीं हो सकता, ध्यान रहे। जैसे 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 शब्द आ गए तो वो आपके रूपक अलंकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। बार बार जैसे शब्द आ गया काव्य पंक्तियों में तो ये आपके रूपक अलंकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। ध्यान रहे, ये चीज आपके रूपक अलंकार में नहीं आएंगे, उनके लिए इस टाइप के शब्दों का आना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? रूपक
ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आई थिंक आप लोगों को हमारी बात समझ आई होगी, आप रूपक को समझे होंगे। दो शब्दों के बीच में ट्रिक क्या है? दो शब्दों के बीच में क्या लगा हो? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है उसमें उपमेय उपमान ना हो, क्या हो? अत्यधिक समानता हो। इसके कारण क्या हो जाएगा? वहां रूपक अलंकार हो जाएगा। आई थिंक आपको हमारी बात समझ आई होगी। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट और उदाहरण की ओर। चरण कमल बंदो हरिराई, फिर आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। काव्य पंक्तियों में जहां योजक चिन्ह दिखाई दे, ट्रिक क्या है? वहां 99% आपका रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार के ट्रिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको क्या मान लेंगे? रूपक अलंकार। और अर्थ समझेंगे कि ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान बताया, दिखाकर चरणों को ही क्या बोल दिया गया? कमल बोल दिया गया है। अतः रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। कविता, ये जो काव्य पंक्तियां हैं सूरदास के पद की, चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास ने ये नहीं कहा कि मैं चरण रूपी कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कि चरण कमल, चरण ही कमल है, मैं उस चरण कमल की वंदना करता हूं। इसमें उपमेय उपमान की अत्यधिक समानता है, कोई तुलना नहीं की गई है, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। आई थिंक आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी, और ना समझ में आए तो प्लीज बताना। अगला उदाहरण है, शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप जलाए। क्या बताया? आधुनिक साहित्य की कविता है। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं कि मुख उपमेय पर शश यानी चंद्रमा उपमान का क्या है? आरोप है। अतः यहाँ उदाहरण क्या होगा? रूपक। और दूसरी चीज में आप कैसे समझ लेंगे कि यहाँ रूपक अलंकार है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है शब्दों के बीच में। तुलना कैसे समझेंगे? मुख कैसा है? शशि मतलब चंद्रमा। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर मुख, ऐसा डलाया है, घूंघट में, पर्दे में किया गया है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक। तो पहचानने के लिए हमें बस परिभाषा याद रखनी है, जरूरी है कि उपमेय और उपमान में किस तरह से हम अंतर समझेंगे। रूपक की परिभाषा याद रखना है, और उसके बाद एक एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे से याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि उपमा अलंकार ही आएगा, ये नहीं कहा जा सकता रूपक अलंकार ही आएगा, ये नहीं कहा जा सकता मानवीकरण आएगा या अतिशयोक्ति आएगा। ध्यान रहे, एक परिभाषा आपको लिखने के लिए आएगी ही आएगी, इसलिए चारों परिभाषा विथ एक एक एग्जाम्पल आप अवश्य याद करेंगे। जी, मोस्टली तो बच्चों को याद है नो डाउट, लेकिन जिनको अभी तक कंफ्यूजन है याद करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रूपक अलंकार के और अन्य उदाहरण। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ आप जान लीजिए, मन सागर, फिर योजक चिन्ह आपके सामने है। मन सा लहरी बूढ़े बहे अनेक। कहीं आपको कंफ्यूजन में यमक का ध्यान नहीं आना चाहिए कि मन सा यहां तक कर दिया और ये मनसा दो बार, उसका ध्यान देना ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि शब्दालंकार इस वर्ष आपकी परीक्षा से पूछा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन उपमेय पर, सागर उपमान एवं मनसा यानी इच्छा उपमेय पर लहर का आरोप है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए आपका अर्थ नहीं समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, आपको बहुत कविताएं ऐसे सामने आ जाएंगे जिसका अर्थ आप नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, ध्यान रखेंगे।
जाएगी। क्या ट्रिक है? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे, अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक। आई थिंक समझ आई होगी बात। आगे की ओर बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार की ओर। अतिशयोक्त शब्द दो शब्दों के संधि से बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ है अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, और उक्ति का अर्थ है बात। जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन को उपमेय का वर्णन यानी कहने वाले के वर्णन के अनुसार लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ध्यान रहे, अतिशयोक्ति शब्द में ही इसकी परिभाषा क्या है? निहित है। अतिशय मतलब अत्यधिक, उक्ति मतलब बात। किसी भी बात को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। यानी आप मन में जान लीजिए कि जब कोई बात अत्यधिक प्रशंसा के कारण बढ़ा दी जाए, वहां अलंकार क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ये परिभाषा आपको याद करने की अत्यधिक आवश्यकता है। आगे हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार की पराकाष्ठा कर दिया। क्या ऐसे समझ में आया आपको कि यहाँ कवि ने क्या किया? मतलब आप लोगों ने राणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम तो सुना ही होगा। तो राणा प्रताप अभी घोड़े पर सवार भी नहीं हुए, इशारा भी नहीं किए कि पार करना है। सोच रहे हैं कि इतना विशाल नदी है, इसे हम कैसे पार करेंगे, कैसे उछल कर जाएंगे। तब तक उनके मन की बात को घोड़े ने अपनी योजना से समझा और क्या किया? छलांग मार दिया। राणा ने सोचा इस पार, अभी वो सोच ही रहे थे, तब तक चेतक ने क्या कर दिया? छलांग मार दी। क्या बात हुई? अतिशयोक्ति। जहां न पहुंचे रवि यानी भगवान, तहां पहुंच जाता है कौन? कवि। तो कवि ने अपनी वाक्य चातुरता के आधार पर क्या किया? घोड़े को उस पार पहुंचा दिया। इस कारण अलंकार कौन सा हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्तियों का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। यानी झूठी प्रशंसा जहां कर दी जाए, वहां अलंकार कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरे उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण को ध्यान देते हैं। क्या है? हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप लोग कल्पना करिए, हम लोग शुरू से जानते आए हैं कि हनुमान जी के पूंछ में पूरे लंका का कपड़ा लपेटकर, देखा सुना हम लोगों ने, केवल हम लोगों ने सुना, देखा नहीं है। ऐसा हम लोगों ने सुना है, देखा नहीं है, पढ़ा है कि क्या हुआ है? क्या हुआ है कि हनुमान जी के पूंछ में क्या कर दी गई है? पूरी लंका के जितने भी कपड़े थे सबको क्या कर दिया गया है? लपेट दिया गया है। लेकिन यहाँ का भी क्या कह रहा है? हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, आग लगी ही नहीं, लंका सिगरी यानी पूरी संपूर्ण लंका जल गई, गए निशाचर भाग। निश्चर सब क्या हुए? यानी रावण के जितनी प्रजाति थी सब क्या हो गए? गायब हो गए। अब यहाँ क्या कह दिया गया? अतिशयोक्ति। हनुमान, ध्यान रहे, हनुमान जी के पूंछ में आग लगी थी, तब उन्होंने पूंछ के माध्यम से लंका को जलाया था। ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल क्या है? असंभव है। यह लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति प्रशंसा की गई है हनुमान जी के पूंछ और आगे के विषय में, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आई थिंक आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के और भी उदाहरण क्या है, सामने प्रस्तुत है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब
यहाँ कवि ने क्या किया, साकेत नगरी मैथिली शरणगुप्त के अनुसार अयोध्या को मानिए। अयोध्या क्या है, स्वर्ग के समान सुंदर एक नगरी है। नगर की प्रशंसा किससे की गई, तुलना किससे की गई, स्वर्ग से। तो क्या हो गया, एक शहर एक नगर कितना भी सुंदर हो तो स्वर्ग की तुलना करना क्या हो जाए, बहुत बड़ाई, या यूं कहें कि झूठी प्रशंसा हो जाएगी। तो उस झूठी प्रशंसा में कवि ने सेम क्या कहा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कहाँ जा रही है साकेत नगरी, अयोध्या, सुंदर सी नगरी स्वर्ग के समान स्वयं स्वर्ग से मिलने जा रही है, जो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। कोई शहर उठकर स्वर्ग में मिलने जा पाएगा, असंभव। जहां कवि ने उन चीजों को, असंभव चीजों को संभव कर दिखाया है, अलंकार कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ अर्थ को समझेंगे। यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, और मेल मिलाप किससे बताया है, स्वर्ग से। अर्थात यहाँ अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरे अलंकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। ध्यान रहे इसमें दो अलंकार निहित है। अगर आपको दिख गया धरा सिंधु वाली लाइन केवल दे दिया तो आप रूपक लगा कर आएंगे, लेकिन पूरा अगर दे दिया धनुष उठाया ज्यों ही इसने, तो ज्यों को ध्यान में रखते हुए अलंकार कौन सा करेंगे, ये किसमें चला जा सकता है, किसमें चला जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। लेकिन यहाँ उसका भी ध्यान नहीं देना है, किसका देना है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। धनुष उठाया हाथ में और तीर को क्या किया, कमान से खींचना शुरू किया। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, अचानक धरा यानी धरती, सिंधु यानी समुद्र, सब क्या कांपने लग गए। विकल हुए जीवों के प्राण, धरती पर विचरण करने वाले सभी जीवों के प्राण क्या हो गए, क्या हो गए, विकल हो गए, परेशान हो गए कि अब क्या हो गया। तो ये क्या हो गया, एक सामान्य धनुष के उठाने से, तीर को चढ़ाने से ये सारी समस्याएं नहीं आ सकती हैं। इसलिए कवि ने इस पर क्या किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है। यहाँ उत्प्रेक्षा रूपक दोनों को हटाने के बाद कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। या आप लिख करके तीनों अलंकार लिख देना। काव्य पंक्तियों में ज्यों आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार, धरा सिंधु आने के कारण रूपक अलंकार, और अत्यधिक प्रशंसा करने के कारण यहाँ अलंकार कौन सा हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान रहे, आए महंत वसंत मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। महंत किस प्रकार से, बसंत किस प्रकार से आया, महंत बनकर मनुष्य के एक भांत, तो मानवीकरण अलंकार। तो ऑप्शन तो इस बार आएगा नहीं, आपके एमसीक्यूज से क्वेश्चंस तो है नहीं, आपको स्वयं लिखना होगा। तो अगर आ गया एग्जाम परीक्षा में कि आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है, आप दोनों आप लिख करके लिख देना। पहले में आप क्या लिखेंगे, रूपक अलंकार है, क्योंकि महंत बसंत जो है महंत के रूप में चलकर आया। दूसरा अर्थ, वसंत क्या है, ऋतु है, ऋतु का वर्णन मनुष्य की भांत हुआ, इसलिए कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। समझ आई बात आपको। इसमें हमारे कितने अलंकार निहित हैं, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, और सबसे परिपूर्ण पूर्ण अर्थ के आधार पर हम किसे कहेंगे, मानवीकरण अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान और नदियां कांपने लगी और जीवों के प्राण क्या हो गए, विकल हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है। उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, जहां काव्य पंक्तियों में लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जिक्र किया जाए, वहां समस्त चीजों को हटाकर अलंकार किसमें निहित हो जाता है, मानवीकरण अलंकार में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा टॉपिक क्या हो गया, मानवीकरण। ये हमारा कौन सा टॉपिक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा उपमा, उपमा के बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, रूपक,
रूपक के बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति के बाद हमारा अंतिम अलंकार है कौन सा? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, नदियां, तालाब यानी प्राकृतिक चीजों की बात किसमें होती है? किसमें? मनुष्य की भांति की जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ चीजों का, जड़ मतलब जिनमें जान ही नहीं है, निर्जीव चीजों का वर्णन जब सजीव की भांति चलायमान रूप से किया जाता है, वहां अलंकार हो जाता है मानवीकरण। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल, जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आप परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो किसमें लिख देंगे? सिंपल से सामान्य शब्दों में, या यूं कहें अपनी सहज भाषा में, जड़ का चेतन पर आरोप। जड़ मतलब निर्जीव वस्तुओं का सजीव होने का आरोप लगाया जाए। जैसे पेड़, पौधे, झरने, तालाब, ये सब क्या है? निर्जीव है। लेकिन जब हम इन्हें चलायमान रूप से मान लें कि ये चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मनुष्य की भांति क्रियाकलाप कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। आई थिंक परिभाषा आपको समझ आई होगी। आप अपने सामान्य शब्दों में परिभाषा को लिख सकेंगे। उदाहरण देखेंगे, फूल हंसी कलियां मुस्काई। क्या आपने कभी फूल को हंसते हुए देखा है? फूल क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। प्राकृतिक चीजों को जब मनुष्य के समान हंसते बोलते दिखाया जाएगा, अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ कभी कह रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या आपने कभी फूल को हंसते हुए देखा? भाई हमने तो ना देखा है। तो जब प्राकृतिक चीजों को हंसते बोलते नाचते गाते के रूप में कवि ने दर्शा दिया, वहां कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। यहाँ अर्थ को समझेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। हंसने और मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकता है, अर्थात प्राकृतिक चीजें हंसती बोलती नहीं है, और यहाँ हंसते बोलते दर्शाया जा रहा है, मुस्कुराते समझाया जा रहा है। इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा? कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। आई थिंक समझ आई होगी आपको बात। क्या है? कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। ध्यान रहे, कलियां यानी फूल की कली दरवाजे को खोल रही है और झुरमुट में झुक कर क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। मनुष्य की भांति प्रकृति का कार्य हुआ ना। तब जब प्राकृतिक चीजों को दिखाया जाए, कवि ने दर्शा दिया कि वो मनुष्य की भांति काम कर रहा है, अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। उदाहरण में कलियों को दरवाजा खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है। इस प्रकार जड़ पर चेतन का आरोप है। जड़ पर चेतन का आरोप मतलब निर्जीव वस्तुओं पर सजीव होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कक्षा 9 में कविता भी है। और ध्यान रहे आपको, इतने तमाम बार इस कविता से हमने प्रैक्टिस कराया है, जितने अलंकार हैं सब पर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ का आशय समझ रहे हैं? बादल। क्या बादल सजेगा संवरेगा ऐसा कुछ है? नहीं। कवि ने बता दिया कि मेहमान के रूप में बादल क्या है? प्राकृतिक चीज है। कैसे आ रहा है? सज के, संवर के, बन के, ठन के, अर्थात मनुष्य की भांति से वर्णित किया गया। अलंकार कौन सा है? मानवीकरण। ऊपर दिए गए उदाहरण में बताया गया है कि बादल बड़े सज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं। यानी जड़ पर, यानी निर्जीव वस्तु पर सजीव होने का आरोप है। अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। आई थिंक आपको बात हमारी समझ आई होगी। जहां नहीं समझ में आएगा प्रश्न आप पूछ सकते हैं।
मेघमय आसमान से उतरी संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ देखिए, अगर ये डैश लगा दिया होता बेटा, यहाँ परी सी डैश लगा होता तो आपका यहाँ तुलना हो जाता कि यह किसमें, उपमा अलंकार में चला जाता। लेकिन यहाँ डैश ना होने के कारण आप किसमें इसे ले जा सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। मेघमय यानी काले काले बादल से आसमान क्या है, भरा हुआ है। संध्या को कैसे दर्शाया गया है, परी के बाद। संध्या मतलब शाम का समय, जो शाम ढल रही है, सांझ जो ढल रही है, उसे किसके समान दर्शाया गया है, परी के समान। परी एक मनुष्य के रूप में वर्णित है, मनुष्य की तरह कार्य करने वाले विषय वस्तु का कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा होगा, मानवीकरण। आई थिंक मानवीकरण के इन उदाहरणों को पढ़ने और समझने के बाद आपके सामने जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, आप उसे सॉल्व करने में क्या होंगे, निपुण होंगे, सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर क्या हमको कितना समझ आया, कितनी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हुई, क्या हम पढ़ने के आधार पर प्रश्नों के सटीक आंसर दे पा रहे हैं, लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं, देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकारों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। नील गगन सा शांत हृदय सो रहा। अब यहाँ आपको ट्रिक को ध्यान रखना है। सासी से के पहले अगर योजक चिन्ह आ रहा है, ज्यो जैसे तुल्य, सम सरिस के पहले अगर योजक चिन्ह आ रहा है, अलंकार कौन सा होगा बेटा, उपमा। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ट्रिक क्या है, सासी से समसरिस। प्रश्न संख्या 2 है हमारे सामने। बन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका और चादर में योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। दो शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, हम किस अलंकार के अंतर्गत जाएंगे, जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए। कौन सा अलंकार होगा, रूपक। कौन सा अलंकार होगा, रूपक। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार। अभी राणा विचार ही कर रहे हैं कि हम किस सोच से नदी को पार करेंगे, सोचने से पहले घोड़े ने छलांग मार दिया। कवि ने अतिशय प्रशंसा कर दी, झूठी प्रशंसा कर दी बढ़ा चढ़ा के। अलंकार कौन सा हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे प्रश्न 2 एक और देखते हैं कि क्या क्या हमारे सामने प्रस्तुत है। अलंकार पहचानेंगे। हनुमान के पूंछ में लगन पाई आग, सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अरे भैया, पहले लंका हनुमान के पूंछ में क्या लगी थी, आग लगी थी, उसके बाद तब लंका जली थी, तब निश्चरों के भागने का वर्णन आया है। यहाँ झूठी प्रशंसा क्या की गई कि हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ अलंकार कौन सा हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार, झूठी प्रशंसा। ध्यान रहे, हनुमान के पूंछ में आग लगने के बाद लंका जली थी। आगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ फूल हंसे कलियां मुस्काई, अलंकार क्या है, क्या आपने कभी फूलों को हंसते हुए देखा है? मनुष्य की भांति अगर फूल, मनुष्य की भांति अगर कलियां हंस रही हैं, अलंकार क्या हो गया, मानवीकरण। जड़ का चेतन होना, जड़ का यानी निर्जीव का सजीव होना, अलंकार कौन सा दर्शाता है, मानवीकरण। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पर्ण मानो हो गए पंकज ने। काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। जहां जन जानो मनु मानो, जनहु मनहु का प्रयोग होता है, क्या, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है बेटा, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना
आबलिक कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, यही 5 अलंकार आपके आने हैं परीक्षा में। तो इन अलंकारों की परिभाषा प्लस एक एक उदाहरण आपको कंठस्थ होने चाहिए, आवश्यक है। एक एक उदाहरण के साथ 5 की परिभाषाएं आपको क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, यह अति आवश्यक है। कहती हुई यूं, अब यहाँ ध्यान, एक चीज हम और आपको बताएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में काव्य पंक्तियों में कहा, जहां जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, और एक शब्द और आता है ज्यों का प्रयोग हुआ हो। जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, ज्यों का प्रयोग हुआ हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। जैसे हम लोगों ने पहले क्या 2-3 ट्रिक याद किए ना, कि जहां काव्य पंक्तियों में सासी से समसरी साय उपमा, जहां 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह अर्थात डैश आए, वहां अलंकार होगा रूपक। उसी तरह से हम लोग जान रहे हैं, जहां काव्य पंक्तियों में जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु और जो जैसे शब्द का प्रयोग हो, वहां अलंकार क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आई थिंक इस परिभाषा को और इन ट्रिक वाले शब्दों को आप याद रखेंगे और अपने परीक्षा में अच्छा करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के कई उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पर्ण मानो हो गए पंकज नए। उदाहरण याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे। काव्य पंक्तियों में जहां मानो शब्द का प्रयोग आया, अलंकार हो गया उत्प्रेक्षा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई गलती नहीं कर रहे होंगे समझने में, कि जहां मानो शब्द दिखाई दिया काव्य पंक्तियों में, अलंकार हो गया उत्प्रेक्षा। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल सा घर, सासी से आया, योजक चिन्हों के साथ, अलंकार हो गया उपमा। ये तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। दिल बादल बने आंख बहने लगी, यहां भी तुलना किया गया दिल का किससे? बादल से। तो क्या दिल, मनुष्य, ये सब क्या है? बादल क्या है? प्राकृतिक चीज है। दिल मनुष्य के पास होता है, बादल के पास नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो जब प्राकृतिक चीजों का वर्णन किससे किया जाए? मनुष्य की भांति किया जाए, वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा बेटा? मानवीकरण। अलंकार हो जाएगा मानवीकरण। ना जहां समझ में आएगा आप लोग पूछना कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे हुआ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, आशा उषा घट नागरी। अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी ना पनघट यानी पानी के एक जलाशय में इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी नगर को क्या करेगा? डुबो देगा, भिगो देगा ना, समा ही नहीं सकता है जलाशय। जलाशय मतलब तालाब। अलंकार कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़ेंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ सा 2 बार आया, किसके साथ? योजक चिन्हों के साथ। अलंकार आपका क्या हो गया? उपमा। मुख बाल रवि सम आ गया, अलंकार कौन सा हो गया? उपमा। लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, सा, वो भी किसके साथ आया? योजक चिन्ह के साथ। अलंकार कौन सा हो गया? उपमा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी। कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार।
अब आपको मान लीजिए किसी ने कहा इसमें सी भी आ रहा है, तो प्रथम पर ये होगा मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण, और मानवीकरण को आप लिख करके लिख देंगे उपमा, लेकिन पूर्ण रूप से ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, कौन सा अलंकार हो गया, बूंद पर बढ़ाव की मात्रा है। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से, मोती के जैसे, अलंकार क्या हो गया, से के अनुसार उपमा। तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया, अगर मानो आ गया काव्य पंक्तियों में तो अलंकार आपका कौन सा होगा बेटा, जनु जानो मनु मानो मनोह जनोह किसका प्रतीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ अलंकार लिखेंगे उत्प्रेक्षा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो, रात्रि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो धरती ने काले वस्त्र धारण कर लिए हो, रात्रि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो धरती ने काले वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नहीं देखना, अर्थ नहीं समझना है, उपमेय उपमान कुछ नहीं सर्च करना है, ट्रिक ढूंढ लेना है, मानो शब्द दिखाई दे रहा है, अलंकार कौन सा हो गया, कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा। आगे बढ़ते हैं। हवा ऐसे चल रही है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने दौड़ रही हो, अब यहाँ जैसे के साथ आपका अलंकार क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रेमिका कैसे दौड़ रही है, अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ रही है, अलंकार कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु, ज्यों और जैसे शब्द जहां से आता है उत्प्रेक्षा, आप लिख आप उपमा भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेक्षा। प्रथम अलंकार आपका क्या है, हवा ऐसे चल रही है, हवा कैसे चल रही है, बहुत तेज से, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने दौड़ रही हो, अलंकार कौन सा है, जैसे के कारण आप अलंकार लगाएंगे उत्प्रेक्षा। लट लटिकन मनुमत मधुपमन मादक मधु पिए, लट मनु आ गया, कुछ देखना नहीं है, आपने काव्य पंक्तियों में देखा मनु आया है, अलंकार लिख दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों हो रहा है, यहाँ जैसे दिखाई दिया ब्रैकेट में लिख दिया, काव्य पंक्तियों में जैसे मिलने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार, काव्य पंक्तियों में मनु मिलने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार। तन कांपने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। अब कुछ करना ही नहीं है, हम अर्थ के बाद में सोचेंगे इसका अर्थ क्या आ रहा है, पहले हम ट्रिक सर्च कर लिए, हमें मानो मिल जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है कौन सा अलंकार है, सीधे आ गए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि काव्य पंक्तियों में मानो शब्द दिख रहा है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, नहीं समझ में आई तो बताइएगा। सोहा तोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यों प्रभात, यहाँ देखिए प्रभाता हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, प्रभात शब्द सही है, प्रभात ही समझिएगा। सोहा तोड़े पीत पटु, पीले रंग का वस्त्र पहना है, श्याम सलोने गात, सांवले रंग के शरीर पर, मनहु मतलब मान लीजिए ऐसा, नीले मणि नीले रंग के शैल पर सूर्य की किरणें क्या कर रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं। और मनु आ गया, कुछ परिचय कुछ अर्थ कुछ भाव ना समझिए, सिर्फ देख लीजिए अब मनहु शब्द आपको दिखाई दे रहा है, अलंकार कौन सा हो जाएगा बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आई थिंक कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आप इसे समझ पा रहे होंगे और इसे कर पा रहे होंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही है।